तो नाम है, लेकिन फंक्शन आपने देखा। एडजेक्टिव हमने पढ़ा, एडजेक्टिव तो नाम है, लेकिन फंक्शन हमने देखा। हम में से हर एक का अपना अपना नाम है, लेकिन फंक्शन देखो एक अलग है। ठीक है ना, एडवर्ब देखो। तो इसी तरीके से कंजंक्शन जो है वो ये इनका नाम है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो कंजंक्शन है। मतलब इसका फंक्शन ज्वाइन करना, ऐड करना या कनेक्ट करना। क्योंकि कन वर्ड का मतलब है टुगेदर, और जंक्शन वर्ड जो होता है जंक्शन, एक जंक्शन जैसे क्रॉस रोड को कहते हैं, जंक्शन का सिनोनिम एक। देखो दो वर्ड्स हैं, हमने 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम का जो फर्स्ट लेसन है उस पे वर्ड आया है जंक्शन। ठीक है, जंक्शन मतलब क्रॉस रोड होते हैं, जैसे चौक जिसमें कई रोड्स निकल रहे होते हैं, ज्यादा रोड्स होते हैं ना, वो एक जगह से कई रोड्स निकल रहे हो। कोई जो है वो विपोकास जा रहा है, कोई कुंडरी जा रहा है, कोई शहर की तरफ जा रहा है, कोई जो है वो चोर या छाछरो जा रहा है, मतलब या कोई और। मतलब आप जंक्शन, ट्रेन जंक्शन भी हो सकता है। एक स्टेशन होता है जिस जगह पर यानी जो ट्रेन होती है वो ज्यादा स्टे करती है, 5-10 मिनट। जबकि जंक्शन जो होता है ये क्रॉसिंग पॉइंट्स होती है, मुख्तलिफ जगहों की तरफ मतलब जाते हैं। तो ये यानी जंक्शन की जगह पर मुख्तलिफ जो है वो ट्रेन आकर एक ही जगह पर आकर मिले, और फिर हर कोई अपने अपने रास्ते पे, या गाड़ी हर कोई अपने अपने रास्ते पे जाए, तो उसको कहा जाता है जंक्शन। मतलब टुगेदर, जंक्शन मतलब मिलाना, कनेक्ट करना। तो किसको मिलाना, फंक्शन के लिहाज से कौन सी चीजों को मिलाना, कनेक्ट करना। यानी आप देखो इसका काम है कंजंक्शन का, दो वर्ड्स को कनेक्ट करना, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या मिसाल दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है कंजंक्शन, फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकता है, या क्लोजेस को देखो कनेक्ट कर सकता है, या सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है। मतलब जो इस पार्ट ऑफ स्पीच की एबिलिटी है वो ये है कि ये ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है। ठीक है ना, कंजंक्शन इज यूज टू ज्वाइन, इज यूज टू ज्वाइन, इज यूज टू ज्वाइन व्हाट। यानी आप देखो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को, इनको ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। अब वर्ड्स को किस तरीके से ज्वाइन करता है, वर्ड्स को किस तरीके से ज्वाइन करता है, दो वर्ड्स मतलब एक यानी मिनिमम पार्ट होता है सेंटेंस का, तो उसको हम ज्वाइन करते हैं। देखो हाँ, स्टूडेंट, आप देखें स्टूडेंट एंड अ टीचर। ठीक है, तो देखो दो वर्ड्स हो गए, स्टूडेंट एंड अ टीचर, दो वर्ड्स हो गए। फ्रेजेस जो होते हैं उनको भी ज्वाइन करता है। सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस होते हैं ना, पहले आपको पता है कि फ्रेजेस किसको कहते हैं, फ्रेज और क्लोज में क्या फर्क होता है बेटा। फ्रेज और क्लोज अगर हम लिखें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज और क्लोज के अंदर डिफरेंस कौन सा है। यानी इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और क्लोज के अंदर देखो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ठीक है, क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस के अंदर हम जैसे बोलते हैं इन द इन द रूम और ऑफिस, हमने बोल दिया, ये फ्रेज हो गया। या इन द विलेज हमने बोल दिया। तो आप देखिए मतलब आपको कहीं पे इधर सब्जेक्ट या वर्ब नजर आता है, ये इन द रूम और ऑफिस कोई भी नजर नहीं आता। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में देखो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ई सेड देखो ई वर्ब, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज हो गई। तो मतलब यहाँ पर आप देखो फ्रेज जो होता है आप बोल सकते हैं इन द रूम, दो हो गए फ्रेजेस आपके, इन द रूम और ऑफिस।
ठीक है बेटा, इन द रूम और इन द सॉरी इन द ऑफिस। अच्छा, फ्रेज किसको कहते हैं? मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक वर्ड फ्रेज नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन द रूम ये ग्रुप हो गया, एक दो तीन वर्ड्स। इन द ऑफिस और इन द ऑफिस, ओ आर रखना ये। तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। आप किसी एक वर्ड को फ्रेज नहीं कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हमें जो है वो नहीं लिखना है, या वो नहीं आता। सेंटेंस के अंदर ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको फ्रेज कहा जाता है। और क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सेंटेंस की तरह होता है। ठीक है, क्लोज मतलब सेंटेंस को भी क्लोज कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। तो क्लोज आपका ऐसा भी हो सकता है, देखो इफ यू कम या इफ यू वर्क हार्ड। बेटा देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो ये हो गया, क्लोज है या नहीं? दो क्लोजेस को ज्वाइन किया है, ऐसे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई कंजंक्शन नजर आता है? कहाँ है कंजंक्शन? इफ लिखा हुआ है, देखो ये कंजंक्शन। अभी हमने अलग नहीं पढ़े कि कौन सा कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कंजंक्शन का काम क्या है। वो अभी और ज्यादा मैं थोड़ा बताता हूँ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो एक क्लोज आपका ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा क्लोज ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब, तो दो क्लोज हो गए, क्लोज को ज्वाइन कर। ऐसे ही ये आपका सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस भी हो सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस वाले बना लो। ठीक है, कोई कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हैं। अच्छा, ही केम एंड आई आस्क्ड। देखो ये आपके दो सेंटेंस हो गए बेटा, देखो दो सेंटेंस हो गए, एक सेंटेंस ये हुआ, दूसरा सेंटेंस ये हुआ, इसको ये ज्वाइन कर रहा है। तो आप देखें, हमने डिस्कस किया, क्या हमने डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कंजंक्शन का जो काम है, सॉरी इधर आर देखो क्योंकि हमने प्लूरल किया है, आर यूज टू ज्वाइन, वर्ड्स को ज्वाइन करता है कंजंक्शन, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लोजेस को ज्वाइन करता है। टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है टू। ठीक है, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स में टू होते हैं सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में कितने सेंटेंस होते हैं? दो से ज्यादा हो सकते हैं, वर्ड्स भी ज्यादा हो सकते हैं, फ्रेजेस भी ज्यादा हो सकते हैं, हमारे कामा वगैरह देकर हम तीसरी फ्रेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कंजंक्शन का जो काम होता है वो सेंटेंस को, फ्रेजेस को, या देखो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये कंजंक्शन का काम। ठीक है ना, ये कंजंक्शन का काम होता है। अच्छा, अब आप देखें कंजंक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ टाइप्स में हमने कुछ पढ़े भी हैं या नाम भी सुने होंगे। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये तो सबसे पहले कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ये टाइप। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो एक टाइप है जो कि हमने पढ़ा भी होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड देखो कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये सेकंड टाइप है। और तीसरा कौन सा टाइप? तीसरा कौन सा टाइप है? तीसरा देखो जो टाइप है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हाँ देखो ये मतलब मेन टाइप्स हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं? फैन वॉइस, देखो फैन वॉइस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। अब फैन वॉइस में से वर्ड्स कौन से हुए? फोर आप इस्तेमाल करते हैं, एंड इस्तेमाल करते हैं, नोर आप इस्तेमाल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, देखो और इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जो हाँ, सो हम इस्तेमाल देखो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये पेयरिंग में वर्ड्स होते हैं, जो खास तौर पर ये पेयर वाले कंजंक्शंस हैं।
जैसे पेयरिंग नाउन्स हमने पढ़े थे, पेयर वाले नाउन्स, इसी तरीके से कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर को मतलब दो जो होते हैं उनको रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पेयर में जो कंजंक्शन होते हैं, पेयर है, इनका पेयर बना हुआ। पेयर किसका बना हुआ है? ईदर का, आर का पेयर है, ठीक है, नीदर का और नॉर का पेयर है, बोथ का और एंड का पेयर है, ठीक है, और नॉट नॉट ओनली का बट ऑल्सो का पेयर है, ठीक है। देखो ये पेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शन। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अब हम नाम तो नहीं दे सकते, काफी है, कंट्रास्टिंग वाले, कंडीशनल वाले, टाइम वाले, काफी है। हम थोड़े थोड़े वर्ड्स लिख रहे हैं ताकि आपको पता पड़ जाए। इफ आपने इस्तेमाल किया या अनलेस इस्तेमाल किया, या बेटा देखो अल्दो वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, या आपने जो है वो बिकॉज वर्ड इस्तेमाल कर लिया, बिकॉज के साथ जो है वो आपने, अब रिलेटिव में काफी वर्ड्स आ रहे हैं, या टाइम में देखो एज सून एज इस्तेमाल किया, ठीक है, या वेन वर्ड आ गया टाइम के अंदर, एक एक दो दो लिख रहे हैं, बिफोर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, या वेन आप लिख लें, या दैट आप लिख लें, एटसेट्रा। बहरहाल आप ये प्लीज थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। तो आप देखें ये जो कंजंक्शंस हैं हम डिस्कस करेंगे इन तीन कैटेगरीज को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बहरहाल कंजंक्शंस है, इन सबका फंक्शन एक ही है, ज्वाइन करना, कनेक्ट करना। फिर ये कौन से वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या कौन से सेंटेंस, नेचर ऑफ सेंटेंसेस, नेचर ऑफ वर्ड्स, नेचर ऑफ फ्रेजेस, मतलब किस टाइप की होनी चाहिए कि हम ये कंजंक्शंस इस्तेमाल करें। देखो ना, हमें जो सेंटेंस मिलेगा उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें एक ये इसमें से कंजंक्शन लेंगे, एक इसमें से कंजंक्शन लेंगे, एक इसी में से कंजंक्शन लेंगे। मतलब जो सेंटेंस होगा उसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे वो कंजंक्शंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस होगा कंजंक्शन का, एक आपको ऑप्शन देंगे कोऑर्डिनेटिंग का, दूसरा ऑप्शन आपको देंगे एडवर्ब का, तीसरा एडजेक्टिव का, चौथा प्रीपोजिशन का, और बोलेंगे चूज द राइट कंजंक्शन, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपको ऑप्शन दिया जाए कि ड्रिंक डैश, उसमें एक ऑप्शन आपको दें ऑयल का, दूसरा देंगे डस्ट का, ठीक है ना, तीसरा आपको ऑप्शन दे देंगे जो वो वुड का। अब आपसे पूछा जाएगा भाई चूज द राइट वर्ड। ऐसी टेस्ट आई है कभी? ऐसी होती तो मतलब ये हुजूम होता है इधर? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये चीजें मुश्किल हमारे लिए तब होती है, बोर्ड पे मुश्किल नहीं होती, जब टेस्ट में आती है, एमसीक्यूज आते हैं, तब पता नहीं पड़ता कि अब क्या करें। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि हम सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो इस्तेमाल होते हैं, वो जो सेंटेंसेस या वर्ड्स या जो फ्रेजेस होते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इक्वल रैंक के जो सेंटेंस होने चाहिए उनके अंदर बराबरी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी सेंटेंस जो होने चाहिए वो मतलब बराबर या इक्वल रैंक के होने चाहिए। इक्वल रैंक से मुराद क्या होता है? इक्वल रैंक से मुराद क्या होता है? ठीक है, पहली बात देखो, यानी ये जो इस्तेमाल होते हैं मोस्टली इक्वल रैंक के सेंटेंसेस, नेचर इक्वल रैंक मतलब नेचर जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, आपस इक्वल रैंक के होने चाहिए, ठीक है ना। अब इनमें आप बोलेंगे सर फिर कंट्रास्ट होता है, वहां पर इक्वलिटी कहाँ होती है? जैसे हम बट इस्तेमाल करते हैं या ये इस्तेमाल करते हैं, तो भले वो जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री भी पढ़ी तो उसके अंदर भी आप देखो इक्वलिटी के लिए हमने एजेस का इस्तेमाल किया, जबकि इनइक्वलिटी के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? सो एज इस्तेमाल किया, नॉट सो एज इस्तेमाल कर लिया। तो कंट्रास्ट वाला होगा तो ठीक है, भले अपोजिट स्ट्रक्चर होगी उसकी,
तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की नेचर ये होती है कि एक जैसे मतलब चीजों को ज्वाइन करना या उनको मिलाना या कनेक्ट करना। अब एक जैसे से मुराद मिसाल के तौर पर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, एंड का लेते हैं, ठीक है ना, एंड का एग्जांपल लेते हैं। हम जो बिगिनिंग से ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं, अब एंड अगर आता है तो एंड आपको आपने पढ़ा होगा कि सिमिलर जो चीजें होती हैं या सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं, या हम बोलते हैं कि भाई सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ज्वाइन करता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, द सेम पार्ट्स ऑफ, अब ये देखो इक्वल हो गया, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स होंगे ना, हम उनके लिए यानी इस्तेमाल करते सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको ज्वाइन करने की। मिसाल के तौर पर इधर देखो, एक में इधर लिखता हूं वर्ड, बेटा इधर वर्ड में लिखता हूं, मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड सिंगल, मैंने ये लिख लिया कि भाई कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बारे में आपने सर ये पढ़ाया कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, तो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। तो वर्ड्स है या नहीं, ब्यूटीफुल वर्ड है, सिंग वर्ड है या नहीं, दोनों वर्ड्स हो गए। तो क्या जो हमने एंड से दो को ज्वाइन करवाया है, क्या ये सही है? नहीं है, यानी यहाँ पर कोई इक्वलिटी नहीं हो रही है। ऊपर लिखा हुआ है मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, लेकिन इधर आप देखो एक आपने एडजेक्टिव लगा लिया और दूसरा वर्ब लगा लिया। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें या इक्वलिटी को देखें, कोई रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी दोनों के दरमियान नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये देखो गलत हो गया। तो ये चीजें हमें थोड़ी वाइजली डील करनी पड़ेगी, ये हमने देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा भी आ गया उसको यूज करें, वो हमारी एरर हो जाएगी। ब्यूटीफुल एंड सिंग देखो ये गलत हो, तो क्या करेंगे हमारा ये सही हो, बेटा क्या लिखें कि हमारा करेक्ट हो जाए, तो हम इस्तेमाल करेंगे ब्यूटीफुल एंड, ठीक है, हैंडसम लिखें या वंडरफुल लिखें, जो भी लिखें, लेकिन कम से कम एडजेक्टिव तो आप दें, एडजेक्टिव दें और मीनिंग आप मतलब दोनों की थोड़ी मैच भी हो रही हो। ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल या ब्यूटीफुल एंड हैंडसम आपने लिख लिया। अच्छा फिर आप देखें, हम इधर लिख रहे हैं कि एक हमने लिखा स्पीकिंग लिखा और दूसरा हमने लिख लिया स्पीकिंग एंड राइट, ठीक है, स्पीकिंग एंड राइट। तो आप देखो एक हमारा यानी नाउन हो गया जेरेंड है, जबकि दूसरा फिर वापस वर्ब आ गया, तो ये भी हमारी गलती हो गई। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में देखो कोई मैचिंग नहीं हो रही, हम देखो बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, फिर सेंटेंसेस पे चलते हैं। स्पीकिंग एंड राइट भाई गलत हो गया, गलत क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की मतलब मैचिंग नहीं है, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में मैच नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइटिंग लिखेंगे, राइटिंग हम लिखेंगे तब हमारा सही होगा। या हम इधर लिखते हैं, देखो बेटा देखो स्मार्ट, इधर हमने लिखा स्मार्टनेस और इधर हमने लिखा वाइस। देखो एंड को देख रहे, हमने लिख लिया स्मार्टनेस एंड वाइस, दो को हमने ज्वाइन कर लिया, स्मार्टनेस एंड वाइस हमने कर लिया। तो इसमें कौन सी एरर है? क्योंकि इधर पार्ट ऑफ स्पीच पहचाने, ये हमने इधर नाउन दे दिया, ठीक है, और इधर हमने ये वर्ब है, क्या है ये एडजेक्टिव दे दिया। तो जो उधर नाउन किया है, यहाँ तो दोनों को एडजेक्टिव्स में लिखें या तो दोनों को नाउन्स में लिखें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल नेचर के होने चाहिए, इक्वल नेचर के होने चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है। तो स्मार्टनेस या तो आप विजडम कर दो, देखो विजडम कर दो, ठीक है ना, या देखो इधर देखो हम मतलब कहते हैं कि चेयरफुली, मतलब अब काफी आ सकते हैं इसके अंदर, चेयरफुली एंड cheerfully and joyful, ठीक है, cheerfully and joyful हमने लिख लिया। तो भी आप देखें मतलब एक डिफरेंस आ रहा है। कौन सा डिफरेंस आ रहा है? यानी एडवर्ब्स आ गए, तो हमने एक एडवर्ब और एडजेक्टिव दे दिया है, तो भी गलत हो गया। देखो तो भी हमारा यानी गलत हो गया, एरर हो गई। तो ये चीजें हमें थोड़ी जहन में रखनी पड़ेंगी
अगर वर्ब दो आ रहे हैं तो कोशिश करें तो वर्ब्स को ऐड करें, एडजेक्टिव्स हैं तो एक मतलब एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करवाएं आपस में, अगर जेरेंड का आ रहा है तो जेरेंड का आपस में कनेक्शन करवाएं, नाउन्स आ रहे हैं तो नाउन्स का आपस में कनेक्शन करवाएं, अगर एडवर्ब्स आ रहे हैं तो एडवर्ब्स का आपस में कनेक्शन करवाएं। यानी फेन वॉइस वाले जो कनेक्शन है हम उनकी बात कर रहे हैं और हमने एंड को देखा है। फिर कभी हमें पता भी नहीं पड़ता, हमें पता नहीं पड़ता कि इनमें से फेन वॉइस में पता है कौन सा इश्यू है सबसे बड़ा। फेन वॉइस में आपको सबसे बड़ा इश्यू, इधर ही बोर्ड दूसरा बोर्ड खराब नहीं करते, आपको फेन वॉइस में इसमें इश्यू हो सकता है, फेन वॉइस में इसमें इश्यू हो सकता है, इधर भी इश्यू हो सकता है, आपको फेन वॉइस के अंदर फेन वॉइस में इधर भी इश्यू हो सकता है। मैं बताता नहीं हूँ, ये छुपी हुई बात है, राज है एक, ठीक है ना, लेकिन इनमें आपको इश्यू हो सकता है। 1 मिनट, कैसे आप बोलेंगे सर हमें इश्यू बताएं वो कैसे हो सकता है। हाँ आगे इसी पे बताते हैं, फिर कंजंक्शन के एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर नथिंग, कंट्रास्ट वाला कंजंक्शन हम लगा रहे नथिंग बट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नथिंग बट स्टूडेंट्स, नथिंग के बजाय इधर लिखें, क्या लिखें, nobody but students, was भी हो रहा है या वर भी हो रहा है, अच्छा is in the क्लास। फेन बॉयज वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, फेन बॉयज वाले हमने स्टार्ट किए वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। nobody but students was या were is in the class, is in क्या तो यार इसकी क्या जरूरत है, वो लगा नहीं है वर्ब काम का, देखो बनते नहीं है। अच्छा nobody but students was या were in the class, तो आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर फेन बॉयज वॉइस का बी जो है वो किसके लिए है, बट के लिए है, ठीक है ना। तो देखो हमने ये इस्तेमाल कर लिया। या मिसाल के तौर पर दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, अच्छा आई हैवंट taught you all पॉइंट्स, हर चीज क्लियर करें येट। दूसरा आप देखें, ही इज, ठीक है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग या इज सो नाइस अ मैन। और तीसरा आप देखें, वी हैव बीन लर्निंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो ये वर्ड्स मैंने निकाले यानी फेन बॉयज में से फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो इनका फंक्शन देखें। हम सिर्फ समझते हैं कि ये वर्ड्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं, हम कंजंक्शन के लिए एक वर्ड हमने ये लिखा क्योंकि आप भले नाम लिखें फेन बॉयज तो आपको में शुरू वाले में ये फोर आएगा, आप सो भी आएगा, देखो येट भी वर्ड आएगा और बट भी वर्ड आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई है, इसके अलावा और कोई है वर्ड क्या कोऑर्डिनेटिंग में, सिर्फ ये वर्ड्स हैं फेन बॉयज में या इसके अलावा और भी कोई वर्ड्स हैं, शाबाश, इसके अलावा और वर्ड्स हैं, एंड है और, तो ये में एग्जांपल इतने काफी है कंजंक्शंस के कोऑर्डिनेटिंग वाले, ये इसका इसके अलावा और भी कंजंक्शंस के एग्जांपल दो कोऑर्डिनेटिंग के, ये बहुत है ना, ये बहुत है कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा कंजंक्शन, इस कंजंक्शन का नाम बताएं इसका, यार हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, आप कहते हैं प्रीपोजिशन। इनवर्जन थोड़ी है, आप माना उल्टी बात बता रहे हैं, इनवर्जन का मतलब उल्टी बात, कोई चीज नॉर्मल लिखी हो नॉर्मली उसको अलग करके लिखना। मैं कह रहा हूँ कंजंक्शन आप कहते हैं, और सॉरी प्रीपोजिशन आप कहते हैं कंजंक्शन। अब आपको यार ये स्ट्रक्चर ही बताएगी,
बिल्कुल यहाँ पर ये जो मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर ये बट जो है वो प्रीपोजिशन है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं प्लीज आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता। ये हमारा पढ़ा हुआ है शायद, कहाँ पे पढ़ा था ये? अभी नहीं पढ़ाया शायद, ये पढ़ाया है, पहले पढ़ाया है एंट्री में, ठीक है ना। तो अब आप देखो, यदि ये हमारा प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, नोबडी बट स्टूडेंट्स, अब पता नहीं क्या इस्तेमाल करें, वॉज इस्तेमाल करें, वेरी गुड। यानी बट की लेफ्ट साइड पे जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ड होगा, उसको देखकर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नोबडी ये आपका खत्म हो गया, यानी इसका मतलब है बेटा एक्सेप्ट। समझे, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पता नहीं पड़ता, यानी इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स। बाकी क्या बचा आपके पास? नोबडी, नोबडी के साथ वर्ब कौन सा आता है? सिंगुलर आता है, तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं इस्तेमाल करेंगे। Nobody but students was in the class, मतलब nobody was in the class, you nobody was in the class, यानी ये ऐसा हो गया, nobody was in the class। तो बेटा ये जो है प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है ना। कंजंक्शन के तौर पर नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आपका वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब जो इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट देखो इनका ये सब्जेक्ट है, तो ये कनेक्टिविटी हुई नहीं है, दो वर्ड्स की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, और एक से का सेंस, ठीक है। और एक ही सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सेंटेंस। तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी, देखो वो हम पिक आउट करके आपको बता रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, यानी मतलब हम समझेंगे ये हमारा कंजंक्शन है, लेकिन नहीं ये प्रीपोजिशन है। तो ऐसे हमने कुछ किए भी होंगे, वेट रखा है मैंने अभी। उसके बाद सेकंड पे हम आते हैं, आई हैवंट टोल्ड यू ऑल पॉइंट्स येट, आई हैवंट टोल्ड यू ऑल पॉइंट्स येट। अब कंजंक्शन का भी एग्जांपल देते हैं। अब ये कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है बेटा, ये एडवर्ब है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर ये कंजंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कंजंक्शन का फंक्शन होता है यानी ज्वाइन करना सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करना, लेकिन यहाँ पर देखो ये कुछ किसी चीज को ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये आया आखिर में आकर लगा है, ठीक है। मतलब एडवर्ब के तौर पर, टाइम के तौर पर आकर लगा है। मुझे बताओ किस वर्ड को ये ज्वाइन कर रहा है, या किस सेंटेंस को यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है? कोई ऐसी नेचर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो सेंटेंस है ये, गलत नहीं है, लेकिन ये एडवर्ब है इधर। तो ये नहीं है कि पेन वॉइस के अंदर वर्ड्स में मिल गए और अब जैसे उनको इस्तेमाल करें वो हमारा कंजंक्शन हो जाएंगे, नहीं, ये यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब है। भले आप तो बोलेंगे सर आप इसका भले बनता नहीं है, आपको ये बताएं, हम बता देते हैं आपको, लेकिन ऐसा तो ना करेंगे येट का कंजंक्शन वाला सेंटेंस नहीं बना रहे हो, हम बना देंगे, हमें बोलो तो सही। हाँ आपको बोलते हैं बनाओ, येट मतलब कंजंक्शन के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। देखो कंट्रास्ट में हो जाएगा, आप ये बोल सकते हैं, देखो आई एम बिजी या आई एम टीचिंग, देखो येट द स्टूडेंट्स, ये द स्टूडेंट्स आर, हाँ भले ये लिखो, ये आर नॉट अटेंटिव, ठीक है। तो ये देखो अब आपके दो सेंटेंस हो गए, आई एम टीचिंग या द टीचर इज टीचिंग, ये द स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग अटेंशन। तो आपका एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का, दूसरा ये हो गया। क्या ये इक्वल रैंक वाला है या इनइक्वल रैंक वाला है? मतलब ये जो नेचर ऑफ सेंटेंस देखो यहाँ पर इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी मतलब कंट्रास्ट हो गया ना, तो तब भी हम ये बट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ देखो टीचिंग हो रही है, काम हो रहा है, दूसरी तरफ देखो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं हो रहा है, तो ये देखो अपोजिट नेचर। तो अब यहाँ पर ये देखो कंजंक्शन, देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में नहीं, यहाँ पर सो क्या है, सो बिल्कुल एडवर्ब है। देखो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और किसके साथ लगा है, एडजेक्टिव के साथ लगे है, ठीक है ना बेटा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और एडजेक्टिव के साथ लगे है। अब आप इधर एग्जांपल उसका सो का भी बना सकते हो
और वो 100 का बनेगा ना। अच्छा ये सेंटेंस कौन सा होगा पूरा, ये जो है ना आई एम टीचिंग ये स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, कंपाउंड होगा। ऊपर वाला सेंटेंस इसका नाम क्या होगा, शाबाश शाबाश, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस देखो। और कोऑर्डिनेटिंग जो लगते हैं वो कंपाउंड में लगते हैं, सेंटेंस हमारे कंपाउंड हो जाते हैं। और नेचर ऑफ सेंटेंस जो होगी ना वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगे, वो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। देखो कंजंक्शन जो इस्तेमाल होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं। सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन जिन सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो क्लोज या इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। मुझे बताओ दो डिपेंडेंट क्लोजेस से सेंटेंस बनेगा? अगर सिर्फ दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस हो, अगर उनसे सेंटेंस बनाए तो फिर उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? हाँ बनेगा नहीं, फ्रेगमेंट बनेगा, यहाँ सेंटेंस तो हो नहीं सकता। यानी सेंटेंस के लिए जरूरी है कि एक का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये हो गया। अब आगे उधर हम एग्जांपल्स देते हैं। और सेकेंड इधर देखो, वी हैव बीन लर्निंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये देखो आपका प्रीपोजिशन है, ये बेटा आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, वी हैव बीन लर्निंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये प्रीपोजिशन हुआ। तो यहाँ पर miscellaneous uses of the words which are also included in the category of conjunctions. ठीक है ना, miscellaneous uses of the same words which are also the conjunction, which are also the coordinating conjunctions. यानी इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं जो वर्ड्स आपके कंजंक्शंस भी है। तो यहाँ पर कंजंक्शंस नहीं है, एक प्रीपोजिशन के तौर पर, एक एडवर्ब के तौर पर, दूसरा भी एडवर्ब के तौर पर, और देखो ये भी प्रीपोजिशन के तौर पर। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपके सामने होनी चाहिए कि ये इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है ना बेटा, वापस ये नहीं, कोऑर्डिनेटिंग में देखो फैन बॉयज है, देखो क्या है, फैन बॉयज है। तो फैन बॉयज को हम देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। फैन बॉयज सबसे पहले देखो एफ है, तो एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? एफ स्टैंड्स फॉर फोर। और ये किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है, यानी ये कौन सी मीनिंग होती है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं? ठीक है ना, यानी जब कंजंक्शन के तौर पर सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है फोर, तो ये मीनिंग कौन सी होती है? बिकॉज वाली मीनिंग होती है या एज वाली मीनिंग होती है? बिकॉज या एज की मीनिंग में इस्तेमाल करता है। लेकिन बिकॉज बी कंजंक्शन है, फोर बी कंजंक्शन है, अभी दोनों में फर्क क्या है? वो किस नेचर के सेंटेंस के लिए आता है बिकॉज, और ये किस, वो डिपेंडेंट के साथ आता है। वो जिस भी सेंटेंस के साथ लगता है बिकॉज, तो वो सेंटेंस आपका डिपेंडेंट बन जाता है। और फोर जो लगता है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग जो भी होते हैं ये वाले कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखो मैं लगा सकता हूं, आई एम टायर्ड और I have worked a lot. ठीक है बेटा, I am tired for I have worked a lot. तो आप अब देखें, यानी बिकॉज की मीनिंग आ रही है या इसमें से नहीं? बेटा देखो, I am tired because I worked a lot, तो मतलब हमारा सेंटेंस तो सही हो गया। यानी क्योंकि जो हमें एक रीजन चाहिए वो रीजन हमें मिल गया। आपका एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस देखो आपका ये हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हमने बना लिए, ज्वाइन कर लिए यानी कंजंक्शन से। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी तक हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक है, बिल्कुल ये देखो माइनर चीजें हैं, लेकिन हमें फॉलो करना है। और आपने फॉलो कर करके प्रैक्टिस करके आपको याद हो गई है माशाल्लाह। मैं भूल सकता हूँ लेकिन आप नहीं भूल सकते। ठीक है, ये कामा का यूज जो कि हम पढ़ेंगे भी सही, अभी हमारे कामा का मतलब लास्ट में पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे। तो देखो आई एम टायर्ड, वैसे फोर आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब मीनिंग जहन में रखकर आप बनाएंगे सेंटेंस तो कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। कौन सी मीनिंग जहन में रखकर सेंटेंस बनाएंगे? फोर का मानो बिकॉज का जहन में रखें, आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्क अ लॉट।
तो क्या ऐसा बना सकते हैं? क्या हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ वहां पर बिकॉज लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं? यानी फॉर नहीं बिकॉज आना चाहिए। जैसे आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्क अ लॉट, ये सही है हमारा गलत? ये सही है गलत नहीं है, कामा नहीं आएगी, लेकिन फिर सेंटेंस का चेंज हो जाएगा, पार्ट चेंज हो जाएगा, और फिर सेंटेंस का नाम क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, she has invited me and I have decided to पार्टी, जो भी आप लगाए, देखो सो भी लग सकता है बेटा। She has invited me and I have decided to attend the invitation. Yes, so I have decided to attend the invitation. अच्छा एंड सिर्फ इधर नहीं लग सकता कि हम दो सेंटेंस को, अगर आपके पास वर्ड्स आ जाए तो, मिसाल के तौर पर देखो वी लर्न, बेटा देखो वी लर्न इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। देखो इस तरीके से भी एंड आता है, और ये भी एंड कंजंक्शन इधर है। आप बोलेंगे सर एंड तो सिर्फ इस्तेमाल होता है यदि दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन देखो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी लर्न इंग्लिश, क्या करूं बताओ, फिजिक्स का बड़ा लिखूं छोटा लिखूं? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देखो ये हो गया बेटा, देखो तो वी लर्न इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नहीं बस कामा ये ऑप्शनल है, याद होगा मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना? और ये आपकी मर्जी, आप लगाएंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो एरर नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है। ठीक है ना, ये दोनों पॉसिबल है, ऑक्सफोर्ड कामा ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो एक ही सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे या इसको आप कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे? तो ये जो पढ़ा है ना ये, अब हम कहते हैं कि कंजंक्शन जो इस्तेमाल होता है उससे दो सेंटेंस को मिलाता है और कंपाउंड सेंटेंस होगा, लेकिन ये तो कंपाउंड सेंटेंस हुआ नहीं है फिर। तो ये जो कंजंक्शन है ये, इनमें देखो ये वर्ड्स जो पढ़े हैं, खास तौर पर ये वर्ड पढ़ा है, 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 ठीक है ना? ये वर्ड्स वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को भी, यानी वर्ड्स को भी कोऑर्डिनेट करते हैं, सेंटेंसेस को नहीं, वर्ड्स या फ्रेजेस को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक ही क्लॉज, ये सिंपल क्लॉज होगा, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।